संघर्षों से लिखी है दास्तान जिंदगी की, संघर्षों के साथ लिखी है दास्तान जिंदगी की, साजिशों से बुझ जाऊं ऐसा दिया नहीं हूं मैं। साथियों नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम और जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपके स्क्रीन पर इस समय सीधे जुड़े हुए हैं अजीत सिंह जी महुआ। दौसा के पूर्व जिला प्रमुख हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से महुआ विधानसभा क्षेत्र से सिंबल की मांग कर रहे हैं। इनकी दिली इच्छा है कि एक बार महुआ का विधायक रहकर के जनता की सेवा की जाए। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत राम राम। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, वो दिन याद कीजिए जब आपको लगा कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो मेरी जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो शुरू से, तेज बोलिए सर। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे जो परिवार की पृष्ठभूमि है शुरू से ही समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र की रही है। मेरे जो ग्रैंडफादर रहे स्वर्गीय शंकर जमादार सिंह जी, वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जो है भाग लिया था और विजय सिंह जी पथिक साहब के बहुत ज्यादा निकट सहयोगी रहे थे। और राजस्थान में जब सरकार बनी आजादी के बाद, तो जो पहले मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल जी साहब, मेरे ग्रैंडफादर जो है उनके बहुत ही निकट सहयोगियों में से एक रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता हरि सिंह जी। हमारे एक दर्शक का कमेंट आया है, कई लोग आपको राम राम कर रहे हैं, पहले तो उनकी राम राम ले लीजिए। सभी को बहुत बहुत राम राम। लेकिन जीतू सोनवाल का कहना है कि बुरा नहीं माने तो एक बात वो कहना चाहते हैं कि अब उम्र ढल गई है, अब राजनीति के बजाय सेवा की जाए, समाज की वैसे ही सेवा की जाए। नहीं, मैं बहुत करता हूँ। मैं मेरे भाई को ये कहना चाहता हूँ कि समाज सेवा का कार्य निरंतर मेरा जारी है और चूंकि वर्तमान समय में बेहतरीन सेवा समाज की किस प्रकार से की जाए, इसके लिए राजनीति में होना, पावर होना जरूरी है, हाथ में पावर होना जरूरी है। जी। और ये भाई जो मेरे से सवाल कर रहा है, ये भी इसको बखूबी जानता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में कहीं कोई मुकाम पर बैठा है तो वो कहीं न कहीं सब लोगों को काम आता है, जीवन में कहीं न कहीं उसकी महत्ता होती है। और मैं निश्चित रूप से इस भाई को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आएगा तो मैं अगर कहीं किसी राजनीतिक कुर्सी पर बैठा हूँगा तो इसके लिए और उसके मित्रों के लिए और इसके परिवारजनों के लिए कहीं न कहीं सेवा मैं कर पाऊँ, ऐसी मेरी भावना रहेगी। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते, रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते, अजीब है कुछ ख्वाब बुझकर के भी राख नहीं होते। उस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली बार आपका वो सपना आंखों में कब आया कि आपको महुआ का विधायक होना चाहिए? देखिए, मैं पिछले दिनों जो है मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ और मैंने जनता की सेवा की है। मेरे स्वर्गीय पिता ने भी जनता की लंबे समय तक यहाँ सेवा की है, 4 बार विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक के पद पर भी रहे हैं माननीय गहलोत जी की जो सरकार थी उसमें। मेरे अंदर सेवा का जज्बा तो शुरू से है, लेकिन जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर विधायक बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई। तो वर्तमान समय में जो हमारे विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, हाँ जी, ओम प्रकाश हुड्डा जी, तो उनका जो मैं कार्यकाल देखता हूँ, पिछले 10 साल से वो लगातार महुआ में विधायक हैं, तो उनका जो चाल चलन है, उनका जो चरित्र है और जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर एक विधायक के पद पर रहते हुए उन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ कि वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक धब्बा मानता हूँ मैं इस चीज को, कि आपका पूरा का पूरा फोकस लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों का आर्थिक शोषण करना, सरकारी कार्यालयों में बैठे कर्मचारी अधिकारियों से मासिक बंदी के रूप में आप उनको आर्थिक रूप से शोषण करना और
भयंकर से भयंकर भ्रष्टाचार की जो स्थिति जो है वो पैदा करना। ये ऐसा काम ओम प्रकाश हुडला ही कर रहे हैं या और भी कोई विधायक है जो कर रहा है राजस्थान में? महुआ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो मैं महुआ की ही बात करूंगा। नहीं, ये तो राजनीतिज्ञों का पेशा हो गया है ऐसा काम करना। मासिक बंदी लेना, ट्रांसफर पर पैसा लेना, जो पैसा विधायक निधि का देते हैं उस पर कमीशन लेना, जो भी कोई प्रोजेक्ट आता है उस पर कमीशन लेना, ये तो धंधा है। राजनीति कर कौन रहा है? ऐसा नहीं है। तो आप एक उस व्यक्ति का नाम बताइए कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं है। एक दो का नाम बता दीजिए ऑल ओवर राजस्थान। मैं अब किसी दूसरे की क्या बात करूं? मैं स्वयं आपके सामने विराजा हूं। मेरे स्वर्गीय पिता रहे, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं। जीवन में कभी एक कप चाय का भी कोई माइकल रिश्वत के नाम पे कोई दाग नहीं लगा सकता। मैं खुद 5 साल पंचायत समिति में प्रधान रहा हूँ, 5 साल जिला प्रमुख की चेयर पर बैठा हूँ। विरोधी से विरोधी लोग भी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकते। आज तक इतनी कठोर ईमानदारी से राजनीति करना, जो मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। और ऐसे मेरे जैसे और असंख्य सैकड़ों लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गंदा। इस बार तो जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने लूट मचा रखी है। ये अकेले ओम प्रकाश जी पर कोई आपका आरोप फिट नहीं बैठता है। इसलिए है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष स्नेह रहा है हमारे विधायक के प्रति, जो उनको शक्तियां उन्होंने दी थी। किसके प्रति नहीं रहा? नहीं, वो दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो विकास की बात करना चाहते हैं ना। हाँ। तो विकास तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितना सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो एक इतिहास बना दिया। हाँ। राजस्थान को आज पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में ले जा करके खड़ा कर दिया विकास के मायने में। आप कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके का विकास। तो इस विकास में से विधायकों ने अपनी हिस्सेदारी ली है, लूट की है। तो वो है कई जगह इस तरह की, आप सही कह रहे हो, कई जगह इस तरह की शिकायतें। तो उन्हीं में से एक ओम प्रकाश हुडला हो सकते हैं। इस तरह का वातावरण है उन्हीं में से। शायद बार बार कांग्रेस में यह मांग भी उठती है। मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का जिनका जनता के प्रति स्पष्ट मतलब एक तरह से जवाबदेही नहीं रही है, अनैतिक रूप से धन इकट्ठा करने का काम किया गया है, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है, जनता को परेशान किया गया है, ऐसे लोगों को टिकट काटिए। आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करिए और उनके टिकट काटिए। आपको क्या लगता है पहचान है नहीं मुख्यमंत्री जी को? निश्चित रूप से फीडबैक सब तरह से आता है, सरकार के पास भी आता है, हमारे नेताओं के पास भी आता है, और कई तरह के उन्होंने सर्वे कराए हैं। निश्चित रूप से वहाँ फीडबैक आया होगा। बहुत सारे लोग आपको स्वच्छ छवि का नेता बता रहे हैं, आप जिला प्रमुख रहे होंगे, लेकिन अब जो दौर आ गया है, एक शायर ने कहा है, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं आती है। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब हुआ करता था, पसीने से गुलाब की खुशबू आती थी। वो दिन अब राजनीति में नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कि एकदम से ही कहीं कोई चीजें नष्ट हो गई है। लेकिन इस बार तो अति हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सबको, नहीं, गलत, जो भी 102 103 उनके थे। मैं नहीं मानता ये मैन टू मैन डिफर करता है। ये चीजें जो है, हाँ। मुख्यमंत्री जी के मन से कभी ये नहीं रही कि आप गलत आचरण करिए, आप जनता को परेशान करिए। तो मुख्यमंत्री जी की ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत रहा है कि हम बेहतरीन तरीके से मुख्यमंत्री जी की इच्छा के विपरीत, कैसे करें। मुख्यमंत्री जी की इच्छा के विपरीत जाकर के जायदा खान दोनों बेटा बेटी को प्रधान बना देती है। मुझे जायदा खान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं तो है। उनके दोनों बेटा और बेटी वहाँ पहाड़ी और कामा से प्रधान है। भजनलाल मंत्री जो हैं उन्होंने तो बेटे की शादी जल्दबाजी में की और पुत्र वधू को प्रधान बनाया। अब ये आपका कहना है कि शादी की उसको प्रधान बनाया, सीट थी महिला की, ये कोई इशू नहीं है। तो बच्चों की शादी सभी करते हैं, उन्होंने भी कर दी बच्चे की शादी। चलिए, कोई 3 ऐसे माइलस्टोन काम जो आप महुआ के लिए करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला हमारे सामने जो महुआ की जमीन पर जो चुनौती है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक कार्यालयों की व्यवस्था, जो स्वर्गीय महुआ साहब के टाइम पर थी, जहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था और प्रशासनिक अधिकारी जो है ईमानदारी के साथ जनता की सेवा किया करते थे, दुख तकलीफें सुनते थे।
आज उन परिस्थितियों के विपरीत जाकर के यहाँ पर आचरण देखने को मिलता है। आज बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए आप कहीं किसी सरकारी कार्यालय में काम नहीं करा सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो नेतृत्व करता है। जैसा नेतृत्व होता है उसी प्रकार का उसका प्रशासनिक अमला होता है। तो ये जो स्थितियां बनी है, पहले सबसे पहले तो मुझे इसको ठीक करने की चुनौती मेरे सामने है कि मैं जनता को बेहतरीन ढंग से काम करने वाले संवेदनशील जवाबदेही अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर रखूं। ये मेरे पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर जातिवाद का बहुत ज्यादा जहर फैला हुआ है। खास करके गुर्जर और मीणाओं की कम्युनिटी में राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक ज्यादा हो गई है रहा है। मेरे पिताजी ने उस खाई को काटने का काम किया और वो 25 साल तक लगातार सफल भी रहे। यहाँ पर कभी गुर्जर मीणाओं के बीच में कोई बहुत बड़ा इश्यू डेवलप नहीं होने दिया। आरक्षण के टाइम में भी उन्होंने इन चीजों को बहुत संभाल के रखा। तो वापस से उन चीजों को रिएटेट करना, उनको वापस से स्थापित करना, लोगों को लगे कि एक विधायक हम सबका है और जातिवाद से ऊपर सबके लिए दरवाजे खुले हों। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। खास करके दलित हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सबको 3600 कौम के लोगों को सीने से लगा करके आप सेवा भाव से निस्वार्थ रूप से सेवा करें। ऐसा मेरा सपना है हिंदू महुआ की धरती के लिए। तीसरा, लोग आज विश्वास भी करते हैं। मेरे सामने आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ गाँवों में, लोग मेरे से पूछ रहे हैं प्रमुख साहब टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न मेरे सामने आज है, ऐसे इस वातावरण में मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से और मैं जनता को भी कहता हूँ कि अगर पार्टी फैसला करेगी और मुझे मौका देगी टिकट दे करके जनता के बीच में जाने का, तो जो 20 साल से कांग्रेस की सीट नहीं आ पा रही है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि महुआ की जनता कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस की सीट कांग्रेस की झोली में डाल करके और मुझे विजयी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जीतू एक सवाल के साथ फिर जीतू सोनवाल फिर एक सवाल के साथ आए हैं कि जैसी आदर्श परिकल्पना आप कर रहे हैं कि आदर्श व्यवस्थाएं हों, तो जो नेता या प्रशासक आदर्श व्यवस्था स्थापित करता है उसे किनारे लगा देता है सिस्टम। आप सहमत है इस बात से? होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ईमानदारी तो एक तरह की गाली हो गई है आजकल। ठीक है आपकी बात, मैं मतलब सहमत हूँ, लेकिन ये 100% ठीक नहीं है। क्योंकि वातावरण में अगर एकदम से जहर हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगी। तो अभी चूंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अच्छे तत्व भी मौजूद हैं, राजनीति में भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, और मेरा मानना है कि प्रशासनिक सिस्टम में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ पर भी ढेरों ईमानदार लोग हैं। सवाल है कि उनको हौसला अफजाई की जाए, उनको अच्छे से उनको रखा जाए, उनको उनकी पीठ थपथपा करके उनसे काम लिया जाए। नो डाउट हमारे महुआ साहब के टाइम में यहाँ तहसीलदार थे, जाति से मीणा थे, भरतलाल मीणा, 4.5 साल लगातार वो यहाँ तहसीलदार रहे। एक रिकॉर्ड है महुआ का। कभी भी 1 रुपया भी उस तहसीलदार जी ने किसी भी कौम के व्यक्ति से, रजिस्ट्री से लेके, नामांकन से लेके, किसी भी काम से कभी रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं ली। तो उदाहरण है, जब नेतृत्व सही है तो मेरा मानना है कि सारा सिस्टम सही है, और ये प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी का रहता है। संवेदनशील जवाबदेही प्रशासन देने का रहता है, लेकिन मानेसर कांड के बाद भूल गए सब कुछ को। वो गांधीवादी मुख्यमंत्री अपनी छवि के साथ खिलवाड़ कर बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, आप एक्चुअली बहुत बड़े स्तर का सवाल मेरे सामने खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए नहीं, जो ये गांधीवादी छवि थी, मैं खुद व्यक्ति से मानता हूं इस बात, लेकिन मानेसर प्रकरण के बाद उनकी छवि को धक्का लगा है। जिस तरह की किसने लगाया? विधायकों ने। फिर अब इसमें मुख्यमंत्री जी को लेकिन छवि तो उनकी खराब हुई है नहीं, धक्का तो उनकी छवि को लगा। आप जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो ऑक्सीजन के साथ साथ और सारी और गैसें भी आती है, तो उनको भी हमको रिजोर्ट करना पड़ता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए झूठ। ठीक बात। ओम प्रकाश हुडला के कोरोना काल के काम काज को आप कैसा मानते हैं? किसने कहा कोरोना में उसने कुछ किया?
लोग सोशल मीडिया पर हमने देखा है। बस आपने बिल्कुल ठीक पहचाना और आप ठीक कह रहे हैं। उसकी लाइफ केवल और केवल सोशल मीडिया है। जो वो दिखाता है वो वास्तविकता नहीं है। अपने आप को एक प्रेजेंटेशन जिस तरीके का वो देते हैं ना। वेद गुर्जर एक सवाल के साथ आए हैं, आप पायलट विरोधी हो इसलिए गुर्जर समाज आपको लाइक नहीं करता है। नहीं, ये मेरा भाई जो कमेंट्स कर रहा है ये नितांत झूठ बोल रहा है। मैं इसको कहना चाहूंगा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कि मेरा पायलट साहब से कोई विरोध नहीं है। अच्छा, पहली बात तो इन्होंने अगर ये धारणा बना रखी है तो ये नितांत गलत है। मेरे जीवन में ये भाई अगर मुझे वो क्षण बता दे कि मैंने पायलट साहब के लिए उनके मान सम्मान के खिलाफ कभी कहाँ बोला है, क्या बोला है, अगर ये बता दे तो मैं इसका स्वागत करूंगा। चलिए, है ना। लेकिन अब मात्र ये कह देना, हाँ, कमेंट्स भर कर देना जरूरी हूँ, ये मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है। ये भाई जो कमेंट्स कर रहा है, मेरा पायलट साहब से कोई विरोध नहीं है। पायलट साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, गांव में रहने वाला। मेरा उनका क्या मुकाबला है। कुल मिलाकर के हुड्डा जी ने जो कोरोना काल में काम दिखाया लोगों को, यस, वो दिखाया किया नहीं, कुछ नहीं किया। हकीकत में कुछ नहीं किया। आप 2 दिन जो है रसोई के सामने बैठ करके और एक मोबाइल वाले से आप उसका वीडियो बना करके पूरी बेलते हुए और ये करते हुए आप सोशल मीडिया पे डाल दो, वहां तक आपका चरित्र ठीक है। मैं कहता हूं कि कोरोना काल में सेवा के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठने का काम किया है उसने। सेवा कुछ नहीं की है, लोगों से उगाई की है। आपने उसका सुना, गोवर्धन में भंडारा करने का भी सुना होगा। गोवर्धन में भंडारा करते हैं श्रीमान जी। आपको सरप्राइज होगा, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जाके भंडारे में वहां जाके उपस्थिति देनी पड़ती है, वहां जाके पैसा दे के आना पड़ता है। तो ये चीजें मतलब आप दिखा कुछ रहे हो और हो कुछ। मैं इसको दूसरे रूप में कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिस्थितियों के चलते जितना इसको मान सम्मान दिया, जितना इसको शक्तियां दी गई, उनका इस आदमी ने दुरुपयोग किया है। चलिए अपन सवाल बदलते हैं। सोशल मीडिया, चूंकि हम काम सोशल मीडिया का करते हैं तो उसे खंगालते भी रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ढोंगी पाखंडी कहते हैं, क्यों? ये जनता कह रही है ना, मेरी बात को तारीफ कर रही है ना जनता। नहीं, ज्यादातर राजेंद्र, मेरा ये निवास है, जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं निवास है। इसको मैं नाम दे दूं किसी भगवान के नाम से, जैसा उन्होंने दे रखा अपने निवास को, राम कुटी। नाम बहुत सुंदर है, लेकिन आचरण क्या है ये लोग बताते हैं। कोई हराम कुटी बोलता है, कोई चोर कुटी बोलता है, तो यूं ही थोड़ी बोलती है पब्लिक। आज की तारीख में ओम प्रकाश हुड्डा का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज जनता के सामने आ चुके हैं। जनता जो है उनसे बहुत परेशान है, उनसे छुटकारा पाना चाहती है, उनको घर बैठाना चाहती है। सवाल है कि कांग्रेस टिकट वितरण की व्यवस्था में सही फैसला करती है या नहीं करती। चलिए, अगर सही फैसला करती है तो 101% महुआ में मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सीट निकल के आएगी महुआ से, जो 20 साल से नहीं आ पा रही। चलिए, महफूज सारे बादशाह वजीर और शहजादे हैं। महफूज सारे बादशाह वजीर और शहजादे हैं, जो बेगर है तूफान में वो महज प्यादे। अगर सब कुछ सही होता तो 75 साल में लोग पटरियों पर जीवन नहीं जी रहे होते। इतनी भयानक स्थिति में भी लोग जीवन जी रहे हैं। तो अब हम बात को थोड़ा सा सिंबल की ओर लाते हैं। अगर आपको सिंबल की पैरवी करने के लिए 5 मिनट का समय, जो कोई असंभव नहीं है, सचिन पायलट जी देते हैं, तो आप उनके सामने अपने सिंबल की पैरवी कैसे करो? हाइपोथेटिकल सवाल है, वास्तविक ही हो सकता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। मुझे अपने बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो जीवन है वो खुली किताब है। मैं जैसा हूँ, जैसा बाहर से हूँ, सेम बिल्कुल अंदर से हूँ। मेरे अंदर कोई दुराभाव है तो वो जबान पे आएगा। मेरे अंदर कोई प्रेम है तो वो मेरे चेहरे पे आएगा, मेरी वाणी पे आएगा। अंदर कुछ नहीं है। ये मेरे लिए माइनस पॉइंट मान सकता हूँ मैं इस चीज को, कि मैं जो बाहर हूँ वही अंदर हूँ। और ये चीज आजकल ये दुर्लभ है, मैं कह सकता हूँ। ये आजकल लोग जो है जबान में कुछ हैं
और अंदर कुछ है। वेद सरपंच हैं, ये एक सवाल के साथ फिर आए हैं। जी। हरि सिंह जी, महुआ मूर्ति समारोह में सिर्फ गहलोत जी का नाम लिया गया, पायलट साहब का एक भी बार नाम नहीं लिया गया। अब इनको सिर्फ कहीं पर कोई दोस्त तलाशने हैं तो इनका स्वागत है। ये मेरे अंदर जितने भी दोस्त निकालना चाहें उतने निकाल सकते हैं, कहीं कोई लागत नहीं लगेगी इस चलिए, बात तो में। पायलट साहब के साथ अगर लेकिन आपको मेरी एक बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए कि दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रदर्शन, एक होता है कि आप अंदर से क्या चाहते हैं। तो मैं पायलट साहब के लिए कभी भी, ये वेद जी जो मेरे से सवाल कर रहे हैं ना कि आपने पायलट साहब के लिए, एक क्षण तो मुझे बताओ कि मैंने पायलट साहब के खिलाफ में कब, कहां, किस स्टेज पर क्या कर दिया। समर्थन में नहीं बोलता हूं, वो मेरी परिस्थितियां हैं कि मुझे वहां सिस्टम तक नहीं पहुंचने दिया जाता इन वेद प्रकाश जैसे लोगों के माध्यम से। मुझे विरोधी करार जबरदस्ती दे दिया जाता है, मेरी राजनीतिक हत्या करवा दी जाती है। और अब आप मेरे से उम्मीद करते हो, मेरा मुंह बंद करके मुझसे कहते हो कि नारे लगाओ, टेप आप किसी के मुंह पर चिपका दो, उससे कहो कि आप नारे लगाओ। कैसे संभव है दोनों चीजें एक साथ? तो जो सिंबल की पैरवी कैसे करोगे उनके सामने? नहीं, मैं सिंबल की पैरवी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सिंबल की पैरवी करने के लिए मैं जो सिस्टम है उसके तहत भी शायद आज तक मैं नहीं गया हूँ। मैं कहीं गया नहीं हूँ सिंबल के लिए। मैं तो मेरी पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अगर मेरी पार्टी को, मैं बहुत घुमा हूँ पहले, मैं इतना घुमा हूँ कि सारे नेताओं की चौखट पर मैंने खूब हाजिरी लगाई है, खूब धूप लगाई है ना। और पिछली बार एक झटके में मेरी हत्या कर दी गई। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं अब उन चौखटों पे दोबारा जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, आप यूँ मान सकते हैं। लेकिन मेरा दावा जरूर है, मैं कहता हूँ, ओपन कहता हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप को कहना चाहता हूँ, उसमें पायलट साहब भी हैं, उसमें गहलोत जी भी हैं, उसमें हमारे प्रभारी रंधावा जी भी हैं, डोटासरा जी भी हैं। वेलकम, पब्लिक के भी चाहिए, पूछिए, मेरे बारे में पूछिए। और उसके बाद आपको लगता है कि मैं उपयुक्त हूँ, आप टिकट दे दीजिए। आपको लगता है कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ, कोई बात नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं। वक्त भी तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। अपन चलते हैं दिल्ली, यहाँ मत करिए पैरवी। प्रियंका गांधी से अपने सिंबल की पैरवी करने के लिए अगर आपको 3 मिनट का समय मिल जाए अकेले में मिलने का, वहां तो पैरवी करोगे, यहाँ छोड़ दीजिए। मैं हर जगह कर सकता हूँ। चलिए, अब यहाँ की बात अपन छोड़ देते हैं, अपन दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की कर लीजिए। हाँ। मैं पैरवी हर जगह अपने लिए कर सकता हूँ, और वो इस आधार पे कर सकता हूँ कि आज भी आपने अभी जैसे कहा कि लोग राजनीति को धंधे के रूप में ले रहे हैं, एक उद्योग के रूप में डेवलप हो रहा है राजनीति का क्षेत्र जो है, जबकि राजनीति का क्षेत्र एक सेवा का क्षेत्र, सेवा का हुआ करता तो था। मेरा सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है, मेरा कहना यह है कि क्या राजनीति में ईमानदार लोगों की विदाई का समय आ गया है? लगभग। और अगर नहीं आया है तो मैं पात्र हूँ। आज भी मेरे पिताजी की 25 साल की राजनीति के बाद जयपुर शहर में 1 इंच भूमि नहीं खरीद पाए, आज भी। और आज भी मेरे घर में एक सिंगल पैसा जो है रिश्वत का नहीं आता है। मैं मेरे परिवार का लालन पालन अपने उद्योग धंधों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से करता हूँ। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा जो मेरी सेविंग होती है वो जनता की सेवा के लिए राजनीति के माध्यम से खर्च करता हूँ। तो आज जो आप देखते हो ना, लोग सैकड़ों हजारों गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है। लोगों ने आज महुआ क्षेत्र में आप देखेंगे, मेरा एक भी आपको होर्डिंग बैनर नहीं लग रहा, वो नजर नहीं आएगा। मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो लोगों के बीच में सेवा को सबसे सशक्त माध्यम मानता हूँ। तो आज भी मेरा दावा है, प्रियंका जी के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदार लोगों को जो एक पीढ़ी है उसको आपको बचाना है। ऐसे लोगों को राजनीति से विदाई मत करिए। ऐसे लोगों को आप राजनीतिक पटल पर रखिए जो जनता के बीच में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करते हैं। वही मेरा दावा भी है। मत कर तू इनकार, चुनौती को स्वीकार कर, हौसला रख बुलंद, कर्म की तेज धार कर। आज झुका तो कल सब झुका कर रखेंगे।
नाव सागर के बीच है, हिम्मत से पार कर, थोड़ा सा मुस्कुराइए। जी जी ठीक है। अब अपन ये मान लेते हैं कि आपको सिंबल मिल गया, जी दे दिया पार्टी ने सिंबल। ठीक है। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और उस कड़ाके की सर्दी के बीच में आखिरी की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी आए हुए महुआ। जी करीब 1 लाख लोग सामने बैठे हुए। जी 4:56 हो गए। जी 4 मिनट के लिए माइक अजीत सिंह जी के हाथ में दे दिया जाता है। आखिर में महुआ की जनता से कैसे वोट मांगोगे? महुआ की जो जनता है उसको मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं 24 घंटे महुआ की जनता के बीच में रहता हूँ, और मेरा जो जीवन है, मेरा जो चरित्र है लोगों के सामने है, उसमें मुझे ना कहीं किसी से कुछ कहने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। लेकिन अब भाषण तो देना ही है। भाषण देना है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा जो है इस हाँ, देश तो के वो लिए, वही बताइए। इस देश के लिए अगर इस देश को कहीं जिंदा रखना है, भारतीय संविधान को कहीं पर सुरक्षित रखना है, आम आवाम की आवाज को ढंग से सुना जाए और उनकी बेहतरीन तरीके से सारी व्यवस्थाएं कराई जाएं, तो उसके लिए आज देश के सामने, महुआ की जनता के सामने कांग्रेस एकमात्र विकल्प है, जो इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के विकास के लिए आज आवश्यक है। क्योंकि आज वातावरण धर्मांधता की तरफ ले जाया जा रहा है लोगों को। हमारे एक दर्शक हैं अजय पाल सिंह दारापुर गांव से, जी वो कह रहे हैं नए लुक में स्वर्गीय महुआ साहब की छवि आप में नजर आ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजय पाल जी कि आप मुझे इस रूप में देखते हैं। आपका सह हृदय से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। चलिए और पूरा कीजिए अपना भाषण। तो मेरा जो मतलब है कि आज की तारीख में हम मानवीयता को तो अब भूलते जा रहे हैं और बहुत संकीर्ण विचारधाराओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जातिवाद का जहर हम बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की तरफ हम जा रहे हैं। सरकार की जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन सबको धीरे धीरे करके हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देते जा रहे हैं। रोजगार के अवसर खत्म होने की स्थिति में आ गए हैं। आज जो लोग हमारे SC, ST, माइनॉरिटी, OBC के, MBC के जो लोग हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर प्रतिष्ठानों की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पे नौकरियों का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने को है, क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई है। तो अब रिजर्वेशन तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में बिना कुछ कहे सुने ही खत्म प्राय कर दिया है, जो इस देश के लिए घातक है। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम अराजकता की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे करके कबीलाई जो मनोज कुमार मीणा एक बात कह रहे हैं, आप खुद ही बीजेपी के नेताओं के कहने पर उनकी विचारधारा पर चलते हो। ये मेरे भाई बहुत मेरा दुर्भाग्य है कि अगर आप मेरे बारे में इस तरह का सोचते हैं। वीरेंद्र जगदीशपुरा का कहना है कांग्रेस पार्टी को महुआ के अगर जिंदा रखा है तो वह अजीत सिंह महुआ जी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और है आपके पास, आप कोई अपील कर सकते हैं महुआ की जनता से? कि खास करके महुआ की जनता के लिए कि अगर उनको स्वच्छ प्रशासन चाहिए, हर आदमी की दुख तकलीफों को सुनने का एक उचित प्लेटफॉर्म चाहिए, और यहाँ पर सामाजिक समरसता चाहिए, शांति चाहिए, व्यापारियों को आगे बहबूदी के लिए और अच्छे विकल्पों की आवश्यकता चाहिए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित वातावरण चाहिए, तो निश्चित रूप से मेरे जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी को समर्थन देना चाहिए, जिससे हम आगे चल के हम सब मिल करके आपसी सहयोग की भावना से इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित। मनोज कुमार मीणा कह रहे पिछले 2018 के चुनाव में आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। नहीं दिया, मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय। सही कह रही है। मुझे ये कहा गया कि मैं उन चीजों को मैं जाना नहीं चाहता, माफी चाहता हूँ इनसे। मैंने कांग्रेस का कोई विरोध नहीं किया, मैं चुनाव जरूर लड़ा निर्दलीय, लेकिन मेरा चुनावी कैंपेन के माध्यम से शायद आज भी हजारों लोगों के पास मेरे चुनावी कैंपेन के वीडियो होंगे, आप उनको देख सकते हो। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी पूरी चुनावी प्रक्रिया में मेरे मुंह से नहीं निकला होगा, पायलट साहब के लिए भी नहीं निकला होगा। तो पिछली बार टिकट किसने नहीं दिया? पायलट साहब ने। के माध्यम से खास करके उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो मेरी छवि को
पायलट विरोधी बताना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, कृपया ऐसे भ्रामक और झूठे प्रचार। पिछली बार का सिंबल किसने काट दिया था? कांग्रेस ने काट दिया, कांग्रेस नेतृत्व ने काट दिया। बहुत सारे लोग होते हैं उस प्रक्रिया में, तो वो एक सामूहिक जिम्मेदारी पार्टी की होती है, एक व्यक्ति कोई नहीं होता। नए तेवर नए अंदाज रखिए, बुलंद हौसला ऊंची परवाज रखिए, बोलिए सच और खरी खरी आवाज रखिए। साथियों, जितनी देर अजीत सिंह जी ने अपनी बात कही है उसमें ये लगता है कि ये दिल से बोल रहे हैं। जो कुछ भी बातें इनके अंदर से आ रही हैं वो दिल से आ रही हैं, क्योंकि शायद एक विषय पर बोलते बोलते थोड़ा देर और बोलते तो उनकी आंखें गीली हो जाती, ऐसा मुझे आभास हुआ था। चलते चलते और कोई बात जो आप लोगों से कहना चाहते नहीं कह पाए हों अभी तक। मैं सिर्फ एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में प्रेम से रहें। एक संवादहीनता की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। आप किसी भी व्यक्ति से विरोधाभास रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवादहीनता ना रखें। आपस में बात करने से बहुत सारी चीजों के समाधान निकलते हैं, बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं, और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए राजनीति एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। जो मेरा सोच है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म का उपयोग ज्यादा से ज्यादा गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, उपेक्षितों की, उनकी सेवा के लिए एक माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो एक बेहतर भविष्य, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। और यही मेरा सपना है कि एक ईमानदार जीवन के साथ लोगों के बीच में उनकी दुख तकलीफों को दूर करने में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरा जज्बा है और मेरे अंदर तक कांग्रेस भरी पड़ी है। मेरी विचारधारा कांग्रेस से ओतप्रोत है और मैं इस कांग्रेस परिवार को पूरी तरह से सादर नमस्कार करता हूं और उन विरोधी भाइयों से अपील करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, मेरी ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को निराधार बातों के आधार पर उसकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास नहीं करें, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। और आपको भी, जो आपने आज मुझे जनता के बीच मेरा संदेश पहुंचाने का जो आपने विकल्प दिया है, आप आए, आपका भी बहुत बहुत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दुष्यंत अपनी गजल में बहुत कुछ लिख गए हैं। एक ऐसा गजलकार जिसने राजनीतिक संदेश भी गजलों के माध्यम से दिए थे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये लोकतंत्र की चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके आपको नमस्कार कहा है, उन सबको सामूहिक धन्यवाद दे दीजिए। नमस्कार। और जिन भाइयों ने जो लाइव से जुड़ करके आज ये कार्यक्रम देखा है, उन सब के लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।